ना व्हाट अबाउट द सिचुएशन ऑफ वुमेन्स। तो जो स्टोरी वाला पार्ट था वो अभी तक के हमने देखा कि रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, और रिपब्लिक बना, फ्रांस में रिपब्लिक आया 1792 में, फ्रांस बिकम रिपब्लिक, है ना। मैंने बताया था रिपब्लिक क्या होता है। तो ये सारी तीन जो घटनाएं हुई थी इन पर आधारित कहानी हमने डिस्कस करी थी। अब ये जो है कहानी वाला सेक्शन यहाँ पर स्टॉप होता है। अब शुरू होता है डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। हम वुमेन्स की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे इस दौरान, ठीक है। इस दौरान वुमेन्स की क्या स्थिति थी, ठीक है। क्या उन्होंने अपने पॉलिटिकल ग्रुप बनाए, क्या उन्होंने कोई रिवोल्यूशन छेड़ा, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्लेवरी, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हम कॉन्क्लूजन में नेपोलियन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से स्टोरी वुमेन्स की, वुमेन स्टोरी नहीं है, अब हम सिचुएशन देख रहे हैं कि जब फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रहा था, ठीक है, रेवोल्यूशन चल रहा था। इसके अलावा काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं हुई जिसमें कि जो मैन थे, ठीक है, वुमेन में सॉरी फ्रांस में जो मैन थे उनको कहाँ पर एज अ वॉलेंटियर जाना पड़ा था युद्ध लड़ने, वॉर करने के लिए, ठीक है। तो उस दौरान जो घर की सिचुएशन थी, उस दौरान जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली पूरी की पूरी आ जाती थी वुमेन्स के ऊपर, ठीक है। तो वुमेन्स जो थी उन्हें सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो घर की है वो हैंड ओवर करनी पड़ी थी, ठीक है। तो उन्हें सारा का सारा जो था सब कुछ संभालना पड़ रहा था। तो अब इसमें क्या होता था, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि वुमेन्स जो है उन्हें स्लेवरी एज अ स्लेव काम करना पड़ रहा है। उन्हें ब्रेड के लिए जो है लाइनें लगानी पड़ रही है, पानी के लिए देखना पड़ रहा है, मतलब पानी के लिए लाइन लगानी पड़ रही, यानी डे टू डे से लेकर लास्ट तक के, मतलब रिवोल्यूशन तक की जो सिचुएशन थी, है ना, वो सब संभालना पड़ा। हमने देखा था 1789 में जब बेस्टाइल पे स्ट्रोमिंग हुई तो ज़्यादातर वुमेन्स गई थी, है ना। ज़्यादातर वुमेन्स जो है उन्होंने बेकरीज को तोड़ा, ज़्यादातर वुमेन्स ने बहुत प्रोटेस्ट किया, ठीक है। तो वुमेन्स जो थी वो भी इस मतलब इस वॉर में, इस रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट थी, है ना, पार्टिसिपेट कर रही थी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस दौरान क्या है ना, वुमेन्स को वोटिंग राइट है, ना ही उनके जो वेजेस है ना, उनको जो डेली काम पे करने पे जो सैलरी मिलती है वो भी मैन के बराबर नहीं थी, ठीक है। वर्किंग वुमेन हैड ऑल्सो केयर फॉर देयर फैमिली। सब वर्किंग वुमेन्स भी होती थी और उनको अपने फैमिली को भी केयर करना पड़ता था, एक साथ 2-3 काम करना पड़ता था। तो वुमेन्स की ये सारी सिचुएशंस थी, ठीक है। और उनके पास उस समय इतना भी अधिकार नहीं था कि वो एजुकेशन ले सके या कोई ट्रेनिंग ले सके, है ना, जॉब के लिए। फिर आगे क्या होता है हम देखते हैं। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी रिपब्लिकन ऑफ वुमेन। ओके, तो जब हम देखें यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट आई थी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नेशनल असेंबली की जो गवर्नमेंट थी, है ना, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, वो जो लोग एजुकेट होकर जिन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली बना लिया था, उनके गवर्नमेंट के टाइम पे क्या हुआ, तो उनके गवर्नमेंट के टाइम पे उन्होंने कुछ लॉ महिलाओं के लिए बनाए थे, ठीक है। हम देखते हैं, ठीक है। तो 1791 में जो नेशनल असेंबली पावर में आई और फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें पैसिव सिटीजन का दर्जा दे दिया, है ना। एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन क्या होता है हमने देखा था। अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स तो दे दिए थे उन्हें, है ना। जैसे राइट्स मतलब कि अब हो गया एजुकेशन का राइट, है ना। फ्रांस में सभी को एजुकेशन अब मिलने लगी थी। नो लॉन्गर फोर्स देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल। अब जो उनके पेरेंट्स थे वो उनको उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं, मतलब शादी के लिए कोई फोर्स नहीं करता था, वो अपने विल से, अपने अकॉर्डिंग अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकती थी, ठीक है। इसके अलावा जो डिवोर्स था, डिवोर्स भी, अब डिवोर्स की जो है वो भी ऑप्शन मैन एंड वुमेन के लिए आ गया था, फ्रांस में लीगल हो गया था, ठीक है। अब वुमेन्स ट्रेनिंग ले सकेगी जॉब की या बिजनेस की, ठीक है। ये सारी चीज़ें नेशनल असेंबली ने प्रोवाइड कर दी। लेकिन अब भी एक ऐसा नियम, एक ऐसा राइट जो है उन्हें नहीं दिया गया था, और वो था राइट टू वोट, है ना। क्योंकि अभी भी क्या हुआ, अभी भी क्या हो रहा था, जो फ्रांस है ना, जो वुमेन है फ्रांस में वो पैसिव सिटीजन ही है ना, एक्टिव सिटीजन अभी भी नहीं बनी है। आगे हम देखते हैं। तो
अब ये नेशनल असेंबली जब थी तब तक की ये सिचुएशन थी, लेकिन अब वुमेन्स ने भी क्या किया, आवाज़ उठाते रही। आवाज़ उठाते रही का मतलब ये था नेशनल असेंबली के बनने के बाद एटलीस्ट इतना तो राइट आ गया था कि लोग अपनी बातें रख सके, ठीक है। लेकिन क्या हुआ यहाँ पर, अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट है, ये इस बॉक्स में, ब्लू बॉक्स में आपको दिया हुआ है, ओलम डे गेज, है ना। तो एक महिला थी जिन्होंने उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, ठीक है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उन लोगों का मतलब फ्रांसीसीज का, तो वो क्या कहता है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन की बात करता है। लेकिन वो चाहती थी कि यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन का भी हो, है ना, वुमेन एंड सिटीजन का भी हो। तो वो एक बुक लिखती है, तो द नेम वॉज डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, यहीं पर लिखा हुआ है। 1791 में वो प्रोटेस्ट करती है, ठीक है। अब देखो नेशनल असेंबली के बाद कौन पावर में आता है, जैकोबियंस पावर में आते हैं ना, जैकोबियंस आते हैं। अब देखो इस समय जो वुमेन्स थी ना, वो अपने भी क्लब्स बना लिया करती थी, तो इनका भी एक क्लब था, तो इन्होंने आवाज़ उठाई। अब जैकोबियंस के आने के बाद कन्वेंशन गवर्नमेंट आ गई थी। अब कन्वेंशन में क्या था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर बड़ा खतरनाक इंसान था, तो उसने भी क्या किया, इनका प्रोटेस्ट देख के 1793 में इन्हें भी गिलेटिन इनके ऊपर ट्राई किया, ठीक है। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन्होंने गिलेटिन ट्राई करा, क्योंकि मैक्सिमिलियन जो था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो बहुत बड़ा तानाशाह बन के उभरा था, है ना। कोई उसका डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं था, रिपब्लिक से वैसे बोले तो कोई लेना देना नहीं था। एज अ रिपब्लिकन तो वो चुन के आ गया था, लेकिन फिर भी उसकी जो पॉलिसीज थी वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। लास्ट में उसका भी अंत हुआ, हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अभी हम सिचुएशन डिस्कस कर रहे थे वुमेन्स की, आगे देखते हैं। तो ये था वुमेन्स के बारे में। अब आपकी बुक में दिया हुआ है द एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी मतलब मैंने आपको बताया था, स्लेवरी मतलब होता है गुलामी। तो अभी देखो, पहले अब अगर आप आगे पढ़ोगे रिवोल्यूशन, अब अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप स्लेवरी को अच्छे से समझ पाओगे। आज हम बताते हैं फ्रांस के बारे में। तो फ्रांस में एक सिचुएशन ऐसी थी कि लोगों को स्लेवरी करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता था, फ्रांस की कॉलोनीज थी, ठीक है। फ्रांस की कुछ कॉलोनीज जो थी, उसका नाम था मार्टिनिक्यू, ग्वाडेलूप और सेंट डोमिंगो, ठीक है। कॉलोनी का मतलब होता है जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया था ना, वैसे ही फ्रांस की भी कुछ कॉलोनीज थी। तो वहाँ पर क्या होता था, ट्रेड के लिए, वहाँ पर काम के लिए स्लेव्स की ज़रूरत पड़ती थी, है ना। तो अब जो कॉलोनीज थी वहाँ पर जो, तो देखो जो कैरेबियन है ना, कैरेबियन रीजन, कैरेबियन मतलब यूएसए वाला रीजन अगर हम बोले, तो ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चलता था वहाँ पे, क्योंकि ये ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो है, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड याद रखना है आपको, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड जो है वो यूरोप, ठीक है, अफ्रीका एंड अमेरिका, इनके बीच में चलता था, ठीक है। तो अब क्या होता था, देखो दो इंपॉर्टेंट सिटीज के नेम है यहाँ पे। तो दो इंपॉर्टेंट सिटी है, सिटी पोर्ट के नेम जो है बॉर्डोक्स और नैंटेक्स, आपकी बुक में दिया हुआ है। तो क्या होता था, यहाँ से बॉर्डोक्स और नैंटेक्स लेके जाया जाता था, है ना। यहाँ मतलब कि फ्रांस से लेके जाया जाता था लोगों को अमेरिका या कैरेबियन हम बोलते वहाँ पर। तो क्या करते थे, जो लोग थे उनको उनकी मर्जी के खिलाफ बिल्कुल पैक करके बंदी बना के शिप में, मतलब कि ऐसे सामान ले जाया जाता है, उस तरह से लोगों को एज अ स्लेव लेके जाया जाता था, ठीक है, कैरेबियन में। क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, देखो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका में क्या चल रहा था, ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड चल रहा था। यानी कि यहाँ पर जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही थी ना, जैसे टोबैको, कॉफ़ी, टी, जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसके लिए स्लेव लगते थे, ठीक है। इन लोगों की ज़रूरत पूरा कौन करता था, कैरेबियन पूरा करता था। तो अब जो है काम करने के लिए डेफिनेटली मजदूरों की आवश्यकता होगी, तो वो मजदूर लेके जाया जाता था फ्रांस से, ठीक है। तो अब जो है वो मजदूर क्या करेंगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका की ज़रूरतों को पूरा कर रहे थे, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन भी उस दौरान फ्रांस झेल रहा था, ठीक है। तो धीरे धीरे फिर क्या होता है, अब जैकोबियन गवर्नमेंट जब आती है तो वो भी कोई इस तरीके का लॉ जो है वो पास नहीं करती है।
लेकिन फिर अल्टीमेटली जब जैकोबियन यानी कि नेशनल कन्वेंशन जब आता है ना पावर में, तो कन्वेंशन क्या करता है, इसे बैन कर देता है ना, स्लेवरी को बैन कर देता है कन्वेंशन। लेकिन फिर हमने बताया था कि जो नेपोलियन है वो भी पावर में आ जाता है। नेपोलियन पावर में आता है 1804 में, तो ये नेपोलियन वापस से शुरू कर देता है स्लेवरी को। ठीक है, नेपोलियन के बारे में अब हम देखेंगे कॉन्क्लूजन में। तो देखो, द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ, लोगों की एवरीडे लाइफ में क्या चेंजेस आया था। जब नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट आई थी, तो अब देखो तब तक क्या हुआ था, लोगों में थोड़ा थोड़ा एजुकेशन आया, एजुकेशन आने से क्या हुआ, चीज़ें चेंजेस हुई थी। अब लोगों को मिल गया था सेंसरशिप। सेंसरशिप मतलब क्या होता है, देखो अभी हम कोई भी चीज़ें देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ठीक है, बुक्स देखते हैं या जो भी है, जो भी सारी चीज़ें देखते हैं, तो एक गवर्नमेंट की परमिशन के अप्रूवल के बाद ही हमें चीज़ें दिखाई जाती है। उस समय भी ऐसा ही होता था, बट उस समय जो स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा थी, यानी कि किंग जो है वो लोगों को वही चीज़ें दिखाना या वही चीज़ें पढ़ना अलाउ करता था जो उसके फेवर में होती थी, यानी कि किंग अपनी तारीफें ही लोगों को बताना चाहते थे, है ना। अभी जो भी डिक्टेटर होते थे वो अपने बारे में नेगेटिव न्यूज़ फैलने देना ही नहीं चाहते थे, है ना। तो नेशनल असेंबली की जब गवर्नमेंट आई थी, तो सेंसरशिप वाला जो मामला था वो थोड़ा ढीला पड़ गया था। इसका मतलब ये है कि अब जो सेंसरशिप है वो दी तो जाने लग गई थी, लेकिन अब न्यूज़पेपर, ठीक है, उसके अलावा जो भी मैगजीन या जो भी पत्रिकाएं होती है ये छपने लग गई थी। ये लोगों को अवेयर करती थी, ये लोगों को राइट दिलाती थी। जो लोग अनअवेयर है, एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, अब उनके पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि वो चीज़ों को जान सके। तो इस तरह से जो है लोगों की जो डे टू डे लाइफ है उनमें उसमें बदलाव आया। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन्हें मिला, है ना, जो कि उनका अब एक नेचुरल राइट बन गया था। ठीक है, तो इस तरह से उनके लाइफ में बदलाव आया। अब जो होता है ये हम कंक्लूजन यानी लास्ट पार्ट इसका डिस्कस कर रहे हैं, ये है नेपोलियन के बारे में। ठीक है ना, इन 1804 तो नेपोलियन जो रहता है बहुत पावरफुल रहता है। एक्चुअली में क्या होता है, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, नेपोलियन का राइज होता है 1804 में। तो नेपोलियन एक मिलिट्री डिक्टेटर रहता है। देखो मिलिट्री का है, डिक्टेटर है ना। मिलिट्री डिक्टेटर मतलब डिक्टेटरशिप, यानी ये भी अपनी अपनी ही चलाने वाला इंसान है। तो अब नेपोलियन का उदय होता है। नेपोलियन मेजरमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है। ठीक है, मेजरमेंट वाला सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है फ्रांस में। तो अब इसका उदय होता है। तो ये नेपोलियन जो था ना, इसको बहुत ज़्यादा वॉर जीतना पसंद था, है ना, इसको एनेक्स करना टेरिटरी को बहुत अच्छा लगता था। तो ये यूरोप के कई देशों में जाता था और कोशिश करता था कि वो वहाँ पर वॉर करके एनेक्स कर सके टेरिटरी, मतलब कि कब्जा कर सके। ठीक है, तो इस तरह से जो ये नेपोलियन था इसका नेचर था। तो नेपोलियन जो था काफ़ी पावरफुल भी था, क्योंकि डेफिनेटली उससे जो दूसरे कंट्री के लोग हैं वो डिस्टर्ब रहते थे हमेशा। यूरोप की काफ़ी कंट्रीज जो है नेपोलियन से बोल सकते हैं कि डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि उसका क्या था, उसका जो नेचर था वो वॉर करने का था, उसका टेरिटरी एनेक्स करने का जो था उसका नेचर था। इसी तरह से उसने फ्रांस में भी मिलिट्री शासन, अपना मिलिट्री डिक्टेटर अपने आप को घोषित कर दिया। काफ़ी ज़्यादा युद्ध लड़ने का शौकीन था। तो 1815 में वाटरलू की जो युद्ध हुआ, वाटरलू वॉर में, वाटरलू की लड़ाई में ये खत्म हो गया। ठीक है, इस तरह से नेपोलियन का भी जो है फॉल हो गया। ठीक है, तो 1804 में राइज हुआ और 1850 में इसका डाउनफॉल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो फ्रांस है यहाँ पर सिचुएशन चली थी। अब यही फ्रांस का रिवोल्यूशन, ठीक है, फ्रांस का नेशनलिज्म और इसमें क्या सारी चीज़ें होती है ये हम देखने वाले हैं क्लास 10th में। अब मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखो जो आइडिया था ना फ्रांस का आइडिया, मतलब हम लोगों ने, इंडियंस ने बहुत कुछ सीखा है दूसरे कंट्रीज की सिचुएशंस को देख के। जैसे कि यहाँ पर जो ओवर द टाइम इतनी सारी चीज़ें चली ना, तो कुछ ऐसे आइडिया थे जो दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते थे। जैसे आइडिया ऑफ इक्वालिटी, ठीक है, आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी मतलब समानता, लिबर्टी मतलब होता है आज़ादी, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारे आइडियाज़ जो है विश्व को
वर्ल्ड को फ्रांस ने दिए, ओवर द टाइम दिए। फ्रांस की सिचुएशन से लोगों ने सीखा। आगे भी हम सीखेंगे क्लास 10th में, और भी ज़्यादा डिटेल में हम इसके एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।